फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी स्ट्रिंग्स के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिंग पूल कॉन्सेप्ट क्या होता है और हीप मेमोरी में और स्ट्रिंग पूल मेमोरी में स्ट्रिंग कब जाके स्टोर होती है। तो यार वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा तो यार लास्ट वीडियो में जाके देख लो। आज हम लोग बात करेंगे एरेज के बारे में। अब यार एरेज क्यों पढ़नी है, क्या रीजन है इसके पढ़ने का, देखो सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो मेरा सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर हमें किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स अगर स्टोर कराने होंगे तो आप कैसे स्टोर कराओगे उसे। आपका सिंपल सा आंसर होगा कि भैया कुछ नहीं, हम लिखेंगे इंट ए इक्वल टू और जो मार्क्स हम दे देंगे, मान लो मार्क्स हैं 50। एक स्टूडेंट के ऐसे हो गए, हमने कहा चलो हमें दो के कराने हैं। तो आपने कहा कि कुछ नहीं, हम एक और वेरिएबल ले लेंगे, इंट बी इक्वल टू, इसमें हमने डाल दिया 51। अब मैंने कह दिया कि आपको पूरे 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स लेने हैं। तो आप ऐसे ही करते करते एक सी लोगे एक डी लोगे, है ना, ऐसे ही करोगे। अब मैंने आपसे कह दिया कि आपको 100 स्टूडेंट्स के लेने हैं। अब दिक्कत हो जाएगी, अब दिक्कत हो जाएगी। मैंने कह दिया कि आपको 1000 स्टूडेंट्स के लेने हैं, फिर और दिक्कत हो जाएगी। क्यों? अब यार जब एक स्टूडेंट के हमें मार्क्स लेने थे तब तो हमने एक वेरिएबल लिख दिया, दो के लेने थे हमने दो वेरिएबल लिख दिया, तीन के लेने थे हमने तीन वेरिएबल लिख दिया। अब अगर हमें ऐसे अगर हम करेंगे और हमें अगर 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स लेने हैं तो हमें 100 वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे। और मान लो अगर स्ट्रेंथ और बढ़ गई, मान लो पूरे 1000 स्टूडेंट्स हो गए, तो फिर हमें 1000 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे अलग अलग। तो क्या कोड रीडेबल होगा? कोड रीडेबल होगा क्या? नहीं यार, कोड बिल्कुल रीडेबल नहीं होगा। अब आप खुद ही सोचो, आपने लिखा इंट ए इक्वल टू 50, अब फिर आपने दोबारा लिखा इंट बी इक्वल टू समथिंग, है ना, फिर आपने लिखा इंट सी, ऐसे ही डी ई एफ, कब तक लिखते जाओगे यार? 26 के बाद तो अल्फाबेट भी खत्म हो जाएंगे। फिर आप चालू करोगे A1 B1 C1 D1। कोड बिल्कुल रीडेबल नहीं होगा, और इतनी मेहनत भी क्यों करनी है फालतू में। तो यार इसी चीज के लिए, इसी जो यही जो दिक्कत है ना, जो ज्यादा जब हमें डेटा लेना होता है, इस चीज को रिमूव करने के लिए कॉन्सेप्ट आया, किस चीज का कॉन्सेप्ट आया, एरेस का। अब देखो एरेज क्या होता है। एरेज में हम क्या करते हैं कि मान लो अभी हमें अगर 3 स्टूडेंट्स का डेटा लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम 3 साइज के डब्बे बनाएंगे। हम 3 साइज के डब्बे बनाएंगे इस तरह से कुछ, और इसमें हम डेटा डाल देंगे जैसे 50, 51, 52, और इसे हम नाम दे देंगे कोई एक वेरिएबल ए। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, 3 स्टूडेंट्स का डेटा लेने के लिए हमें हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया ए। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम ए अलग ले रहे थे, बी अलग ले रहे थे, सी अलग ले रहे थे। अब हमने क्या किया, सिर्फ ए लिया। अब इसी तरह से अगर हमें 5 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए तो हम 5 स्टूडेंट का डेटा भी ले सकते हैं यहाँ पर। हेलो, हमने हमें बस 5 डिब्बे बनाने हैं। हर डिब्बे में हम कुछ ना कुछ जो मार्क्स हैं या फिर जो भी डेटा है हमारा, हम वो डाल देंगे। और इसे हम कुछ भी नाम दे देंगे, मान लो इसे नाम दे देते हैं बी। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एरेज का जो मेन एडवांटेज है वो क्या हुआ, एरेज का मेन एडवांटेज ये है कि हम मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, या फिर मोर नहीं, ये कह लो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक सिंगल वेरिएबल के नेम से बुला सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम एक सिंगल वेरिएबल के नेम से बुला सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल वेरिएबल। अब आप लोग कहोगे ठीक है भैया, हमने डेटा तो डाल दिया, हमने मान लो एरे बना ली, हमें ये भी समझ में आ गया कि एरे क्यों बनानी है हमें, क्योंकि हमें जब बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं तो हमें बहुत सारे वेरिएबल्स की जगह ये सही रहता है कि हम एक एरे बना लें और उसमें सारा डेटा डाल दें, जिससे कि हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल लेना होगा, मल्टीपल वेरिएबल्स को नाम नहीं देना होगा। ठीक है, अब हमने डेटा तो दे दिया, अब हम इस डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे। अब हम इस डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे कि मान लो आपने मुझसे कहा कि 5 स्टूडेंट्स का डेटा फिल करो, हमने फिल कर दिया, हमने एक 5 डब्बों की एरे बनाई, एक डब्बा, दो डब्बे, तीन डब्बे, चार डब्बे और ये 5वां डब्बा एरे बनाई। हमने इसमें नंबर भी डाल दिए, मान लो एक के आए 33, एक के आए 95, एक के आए 80, 71, 76, हमने नंबर भी डाल दिए इसमें। अब हमें इसे डेटा को एक्सेस कैसे करना होगा, हम इसे यूज कैसे करेंगे। तो देखो, एरे में एक खास बात होती है कि एरे इंडेक्सिबल होती है। इसका क्या मतलब है, देखो जो पहली पोजीशन है उसे हम बुलाएंगे 0, दूसरी को 1, 2, 3, 4। अब इससे फायदा ये होगा कि जब हमें 33 को एक्सेस करना होगा तब हम लिखेंगे ए ऑफ 0। ये क्या दे देगा हमें आंसर, 33 दे देगा। जब हमें 71 को एक्सेस करना होगा तब हम क्या लिखेंगे, ए ऑफ 71, देखो किस इंडेक्स पे रखा है, 71 रखा है थर्ड इंडेक्स पे, तो हम लिखेंगे ए ऑफ 3। ए ऑफ 3 क्या दे देगा, 71 दे देगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लिख देंगे
ए ऑफ वन, तो आंसर क्या आएगा? देखो ए ऑफ वन पे क्या रखा है? 95, तो आंसर आ जाएगा 95। और ए ऑफ फोर पे क्या रखा हुआ है? बिल्कुल सही, ए ऑफ फोर पे रखा है 76, तो आंसर आ जाएगा 76। बहुत सिंपल है। तो बेसिकली एरे क्या है? एरे इंडेक्सिबल है। 0 पे 33, 1 पे 95, 2 पे दिस, 3 पे दिस, 4 पे दिस। कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखनी होगी कि जो इंडेक्स हैं, जो आपकी इंडेसेस हैं, इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडेसेस। इंडेसेस जो होती हैं वो स्टार्टिंग विद जीरो, है ना? इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? n-1 तक। यहाँ पर n क्या है? n है साइज ऑफ एरे। देखो साइज ऑफ एरे कैसे निकालेंगे? कितने एलिमेंट्स पड़े हैं एरे में? 1 2 3 4 5, पांच एलिमेंट्स है ना एरे में, तो साइज हो गया पांच हमारा। तो इंडेक्स कहाँ तक जाएगी? जीरो से 5-1 यानी फोर तक। तो देखो जीरो से फोर तक भी इंडेक्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब हमने जितना भी पढ़ा है, यहाँ से अब हम ये बता सकते हैं कि एरे क्या है। चलो अब आप लोग सोचो, वीडियो पॉज करो और एक बार एरे की डेफिनेशन बनाओ कि एरे की डेफिनेशन क्या है। देखो एरे की डेफिनेशन क्या होती है। अभी हमने देखा कि एरे हमारी होती है इंडेक्सिबल, तो हम लिखेंगे क्या? एन एरे इज एन इंडेक्सिबल कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, अभी जितना हमने पढ़ा है उससे हम ये डेफिनेशन बना सकते हैं कि एन एरे इज एन इंडेक्सिबल कलेक्शन ऑफ डेटा। अब क्या ये जो डेफिनेशन है वो सफिशिएंट है? नहीं, ये डेफिनेशन बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है इस समय। ये डेफिनेशन नॉट सफिशिएंट, या फिर ये कह लो ये अभी करेक्ट भी नहीं है डेफिनेशन। अच्छा करेक्ट नहीं है तो इसमें हमें और अभी क्या क्या पढ़ना है? देखो, तो बात करते हैं आगे की कि अब हमें इसके क्या क्या पढ़ना है इसमें। हमने बात की कि अगर हमें मान लो पांच स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए है, तो उसके लिए हम एरे बनाएंगे पांच साइज की। ठीक है, अगर हमें छह स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए होगा तो उसके लिए हम एरे बनाएंगे छह साइज की। अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, और वहां पे मैंने जो है जो एरे अपनी बनाई वो बना दी। मान लो साइज कितनी, एरे मान लो ए है और साइज हमने दे दिया उसका 100। 100 साइज की हमने एरे बना दी। अभी हम ये देखेंगे कि ये ब्रैकेट में अंदर कैसे लिखते हैं साइज वगैरह, उसका क्या मतलब होता है, लेकिन अभी मान लो कि हमने 100 साइज की एरे बना दी। ठीक है भाई, प्रोग्राम चल गया। अब मान लो रन टाइम पे कहीं ना कहीं हमारे पास जो डेटा है वो डेटा हमारे पास डेटा 100 से ज़्यादा आ गया। मान लो डेटा आ गया हमारे पास 150 डेटा। अब हम क्या करेंगे? तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम सिर्फ 100 डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। जो बाकी का 50 डेटा है उसे हमें निग्लेक्ट करना पड़ेगा, डेटा लॉस हो जाएगा, है ना? तो ये एक दिक्कत है। ये आगे एक दिक्कत हुई कि यहाँ पे डेटा लॉस हो जाएगा। मान लो हमारे पास रन टाइम पर डेटा आया सिर्फ 10 नंबर्स ऑफ डेटा आया बस। अब क्या है, अब जो बाकी का जो 90 साइज है वो तो वेस्ट हो गया ना, क्योंकि 100 था, 10 डेटा आया, बाकी का 90 वेस्ट हो गया। पहले केस में क्या था, डेटा ज्यादा आ गया था। तो डेटा ज्यादा आ गया था तो उतना तो हम डेटा एक्यूमुलेट ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि एरे का जो साइज होता है ना, इज फिक्स्ड। एरे का साइज फिक्स्ड होता है। यही इसका एक पहला डिसएडवांटेज क्या हुआ कि एरे का साइज हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हमने एरे किस तरह से बनाई थी? अब एरे को जो है वो एरे है हमारा होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। भैया इसका क्या मतलब है होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर? है ना, इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब समझाता हूँ। अब ध्यान से सुनना। हमने मान लो एक एरे बनाई, हिंट ए इक्वल टू न्यू इंट दिस और टेन। अभी ये थोड़ी देर के लिए इस पर दिमाग मत डालो कि ये मैंने क्या लाइन लिखी है। आप बस इसमें इतना समझो कि एक एरे बनी है, एक एरे बनी है जो जिसका साइज है 10 और जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रही है। अब ये पूरा स्टेटमेंट क्या है ये मत समझो, ये मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ ये समझो कि ये जो एरे है, एरे का नाम है ए, जिसका जो साइज है वो है 10, जो डेटा ले रही है कैसा, इंटीजर टाइप का। ठीक है, इंटीजर टाइप का। तो अब मान लो
मैंने एक एरे बना दी मान लो 10 साइज की, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 साइज की अपनी एरे बन गई। इंडेक्स भी लगा देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इंडेक्स बन गई। अब हमने डेटा दिया, यहाँ पे हम देखो डेटा कैसा दे सकते हैं, इंटीजर टाइप का। हमें दे दिया यहाँ पे 1 2 10 50, फोर्थ पे हमने डेटा दे दिया ए। अब जैसे ही हम फोर्थ पे डेटा देंगे ए, यहाँ पे हमारी आ जाएगी क्या, कंपाइल टाइम एरर। यहाँ पे हमारी आ जाएगी कंपाइल टाइम एरर। क्यों? क्योंकि डेटा हम सिर्फ दे सकते हैं इंटीजर टाइप का ही, हम और कोई टाइप का डेटा नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे इंट लिखा है तो सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा जाएगा, जैसे 1 2 10 50। ए क्या हो गया, ए हो गया कैरेक्टर टाइप, हम कैरेक्टर टाइप नहीं दे सकते। यही होता है होमोजीनियस का मतलब। होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हम सेम टाइप के डेटा एलिमेंट्स ही बस फिल कर सकते हैं उस एरे में। अगर ये एरे इंट है तो सिर्फ इंट जाएंगे, अगर ये एरे हमारी कैर है तो सिर्फ कैर जाएंगे, ये अगर हमारी शॉर्ट है तो शॉर्ट जाएंगे, बाइट है तो बाइट जाएंगे, बुलियन है तो बुलियन जाएंगे। हम इंट में कैर नहीं दे सकते, इंट में हम बुलियन नहीं दे सकते, है ना, तो ये दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। तो बस यही दो लूप होल्स थे यहाँ पर। क्या लूप होल्स हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। हमने दो यहाँ पे डिसएडवांटेज देखे एरे के। पहला डिसएडवांटेज क्या है कि जो हमारा साइज है वो फिक्स्ड है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ओनली होमोजीनियस डेटा कैन बी एक्सेप्टेड। ठीक है, पहला साइज इज फिक्स्ड, दूसरा ओनली होमोजीनियस डेटा इज एक्सेप्टेड। दोनों चीजें हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं, अब हम बता सकते हैं कि हमारी फाइनल डेफिनेशन क्या होगी एरे की। तो फाइनल डेफिनेशन ऑफ एरे, देखो अब डेफिनेशन क्या बनेगी, एन एरे इज एन इंडेक्सिबल, हाँ भाई, इंडेक्सिबल हम पढ़ चुके हैं कि इंडेक्सिबल होती है कलेक्शन ऑफ, इंडेक्सिबल कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं, इंडेक्सिबल कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा। सेम टाइप का, होमोजीनियस मतलब सेम डेटा टाइप जिसका हो, होमोजीनियस डेटा। एन एरे इज एन इंडेक्सिबल कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा, आगे ऑफ फिक्स्ड साइज, ऑफ फिक्स्ड साइज, है ना। तो अब ये डेफिनेशन जो है, जो आप कहीं पर भी लिख सकते हो कि एरे क्या होती है। एन एरे इज एन इंडेक्सिबल कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा ऑफ फिक्स्ड साइज, या फिर होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स भी कर दो, ग्रामेटिकली सही कर लेना, लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे मेन चीज़ें क्या क्या है। अब यहाँ पे मेन चीज़ें आपकी हैं जो आपको लिखनी ही है हमेशा इंडेक्स एरे की डेफिनेशन में। सबसे पहले तो ये इंडेक्सिबल कलेक्शन, और फिर ये होमोजीनियस डेटा, और फिर यहाँ पे ये फिक्स्ड साइज। ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि एरे इंडेक्सिबल होती है, होमोजीनियस डेटा लेती है, और इसका साइज फिक्स्ड होता है। अब साइज फिक्स्ड है, यहाँ से एक हमें बात और क्या मालूम पड़ रही है, अब यहाँ से हमें एक बात ये मालूम पड़ रही है कि जब भी हमें कोई एरे बनानी है तो हमें उसका साइज इन एडवांस पता होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एरे क्रिएशन, और एरे क्रिएशन साइज शुड बी नोन इन एडवांस। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे भी अंडरलाइन कर लो, साइज शुड बी नोन इन एडवांस। तो यार ये था पूरा इंट्रोडक्शन एरेस के बारे में। एक बार मैं इसे कंक्लूड कर देता हूँ। देखो एरे में हमने क्या क्या पढ़ा, एरे में अभी हमने देखा कि जो एरे होती है हमारी, रुक जाना 2 मिनट, फिर एरे में हमने देखा कि एरे हमें सबसे पहले पढ़नी क्यों है। एरे हमें इसलिए पढ़नी है क्योंकि एरे का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ सिंगल वेरिएबल, बाई अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, जैसे हमें हमें यहाँ पे 3 एलिमेंट शो करने थे, सिर्फ एक ही वेरिएबल से शो हो जाएंगे ए से। 5 करने थे, सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ उसके लिए, बी, है ना। अब चलो हमने एक वेरिएबल यूज तो कर लिया उसे स्टोर कराने में, लेकिन अगर अगर हमें वो डेटा एक्सेस करना है तो डेटा एक्सेस कैसे होगा। तो डेटा एक्सेस करने के लिए हमें एरे में सपोर्ट दिया गया है इंडेक्सेस का। ये देखो, ये 0 1 2 3 4, ठीक है। इंडेक्सेस हमारी 0 से चालू होती है और साइज -1 तक जाती है। जैसे इसका साइज था 1 2 3 4 5, तो 5 - 1 4 तक जाएगी, 0 से 4 तक, है ना। इंडेक्स या ये होता है इंडेक्स का मतलब। आगे आगे हम बढ़े तो अभी हमने अपनी करंट नॉलेज पे एक डेफिनेशन बनाई थी कि एन एरे इज एन इंडेक्सिबल कलेक्शन ऑफ डेटा।
विच इज़ नॉट सफिशिएंट। ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है और पूरी तरह से सही भी नहीं है। तो हमने आगे और जाना कि हमें एरे में और क्या पढ़ना चाहिए। फिर आगे हम बढ़े तो हमने देखा कि एरे में जो साइज होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे हमने अगर एरे बना दी 100 साइज की, तो यहाँ पे सिर्फ हम 100 ही डेटा ले सकते हैं। अगर रन टाइम पे हमारे पास 100 से ज़्यादा डेटा आ गया तो सिर्फ 100 ही स्टोर होगा, जो 100 से ज़्यादा होगा वो स्टोर नहीं हो पाएगा और वहाँ पे हमें दिक्कत हो जाएगी। और अगर हमारे पास कम डेटा आया तो जो बाकी की जो बची हुई मेमोरी है वो वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई डेटा पड़ा ही नहीं है, लेकिन हमने मेमोरी यूज़ कर रखी है। तो है ना। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या हमें मिला कि साइज इज फिक्स्ड। अब दूसरा डिसएडवांटेज हमें क्या मिला कि ये जो एरे है वो है होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, मतलब सेम टाइप के डेटा एलिमेंट्स ही सिर्फ एक एरे में स्टोर हो सकते हैं। अगर वो एरे है इंट टाइप की तो वहां पर सिर्फ इंटीजर डेटा एलिमेंट्स ही स्टोर होंगे, जैसे 1 2 10 50। अगर हमने वहां पे ए दे दिया विच इज कैर डेटा टाइप, तो वहां पर कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी और हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो फाइनली डिसएडवांटेज क्या मिले, दो मिले हमें कि साइज इज फिक्स्ड और ओनली होमोजीनियस डेटा कैन बी एक्सेप्टेड। एडवांटेज क्या था कि लार्ज नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल वेरिएबल। वो था हमारा एडवांटेज। तो अब जो हमें नॉलेज पूरी मिली, उसके बेसिस पे हमने जो अपनी फाइनल डेफिनेशन है एरे की वो बनाई, वो हमने फ्रेम की, विच इज एन एरे इज एन इंडेक्सेबल कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा ऑफ फिक्स्ड साइज। यहाँ पे मेन कीवर्ड्स क्या है कि ये एरे हमारी इंडेक्सेबल होती है, होमोजीनियस डेटा लेती है और एरे का जो साइज है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। अब एरे का साइज क्योंकि फिक्स्ड है वो रन टाइम पे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। इसके लिए हमें ये पता होना जरूरी है इंडेक्स एरे बनाने से पहले कि एरे का साइज क्या होगा। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा कि फॉर एरे क्रिएशन साइज शुड बी नोन इन एडवांस। साइज क्या है, साइज ऑफ एन एरे, ठीक है। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन, ग्रामेटिकली से अपने हिसाब से सही कर लेना। ये सब था इंट्रोडक्शन एरे के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एरे डिक्लेरेशन कैसे होता है, डिक्लेरेशन कैसे करेंगे और एरे क्रिएशन कैसे करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।